समझते हैं क्लास 12th का पॉलिटी, जिसमें चैप्टर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें दो ध्रुवीयता का अंत क्या है तो ये समझेंगे। अब इसमें हम समझते हैं कि ये ध्रुवीयता क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आईपीएल में हम लोग क्या करते हैं, आईपीएल में देखते हैं तो जब फाइनल में टीम पहुंचती है तो दो टीम होती है। हम मान लेते हैं ए टीम है और बी टीम है। अब इसमें से जो फाइनल में जीतेगा वो कप लेगा। अब कप लेगा तो ये जो टीम ए या बी में से जो ए अगर मान लीजिए हम ए लिया तो ये क्या कहलाया, ये चैंपियन कहलाया। तो अगर ये जीत के ऊपर आया तो ये कहलाया चैंपियन, यानी एक ध्रुवीय कहलाया। जबकि अगर दो रहेगा, जब तक ये दोनों में युद्ध नहीं होगा और जब तक ये दोनों रहेगा तब तक ये कहलाएगा दो ध्रुवीय। तो इसी तरह आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दो ध्रुवीयता किसको बोलते हैं। तो दो ध्रुवीयता समझ गए। अब इसमें विश्व स्तर पर दो ध्रुवीय कौन था, तो यूएसआर प्लस यूएसएसआर और यूएसए और यूएसएसआर था। अब क्या हुआ, जो इन दोनों में युद्ध हुआ। तो अब देखते हैं क्या इसलिए युद्ध हुआ, इन दोनों में इसलिए युद्ध हुआ क्योंकि ये महाशक्ति बनने के लिए और महान शक्ति बनने के लिए, विश्व पर राज करने के लिए। अब इन दोनों में लड़ाई क्यों हुआ हम वो समझेंगे। तो इन दोनों में हम लड़ाई समझने के लिए हम द्वितीय विश्व में जाएंगे, देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1937 से लेकर 1945 तक चला। इसमें दो समूह था, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और फ्रांस और यूके यानी ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान और तुर्की ये शामिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र वाले हार जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति, अगर जो भी व्यक्ति हारा तो उसकी तो ऑलरेडी वो पूर्ण रूप से सैन्य पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो अब वो हारा तो सैन्य कमजोर हुआ, आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ, तो वो तो वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनने को होड़ में तो रहेगा नहीं। रहेगा कौन, जो जीता। अब मित्र राष्ट्र उभरेगा क्योंकि उसको महाशक्ति बनना है। तो उसमें यूएसए और यूएसआर और फ्रांस और यूके, इन चारों में होड़ होगा। लेकिन हुआ क्या कि फ्रांस और यूके इस रेस में पिछड़ गया, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि यह महाशक्ति के बनने के होड़ में यह शामिल नहीं रहा। जबकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या हुआ, महाशक्ति बनने के होड़ में ये युद्ध हुआ और ये युद्ध कहलाया शीत युद्ध। ये कहलाया शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या है ये समझते हैं। शीत युद्ध यानी ना तो सैन्य रूप से और ना ही हथियार रूप से प्रयोग हो, बल्कि कूटनीति का प्रयोग हो, तो वो क्या लाएगा, शीत युद्ध। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, बल्कि इसमें कूटनीति का प्रयोग किया गया, राजनीति का प्रयोग किया गया। तो ये युद्ध क्या लाया, शीत युद्ध। और शीत युद्ध लंबे समय 1945 से लेकर 1945 से 1991 तक, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया। तो आप समझेंगे कि यूएसएसआर टूटा कैसे।
क्या कारण रहा कि यूएसएसआर टूटा? सोवियत संघ का विघटन। अब क्या कारण रहा कि सोवियत संघ टूट गया? तो इसका ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा भौगोलिक एवं धार्मिक कारण था। लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि सोवियत संघ प्रणाली क्या थी। तो सोवियत संघ प्रणाली क्या थी? तो सोवियत संघ प्रणाली यानी यूएसएसआर प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ का स्थापना सोवियत संघ लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया और साम्यवादी व्यवस्था अपनाया। आप समझ लेते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होता है और साम्यवादी व्यवस्था क्या होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था समझते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था जहां निजी व्यक्ति संसाधन पर स्वामित्व होता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में संसाधन पर सार्वजनिक होता है। संसाधन जनता का अधिकार होता है, जबकि जनता को ये अधिकार दिया जाता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधन निजी व्यक्ति के अधिकार में होता है। यहाँ निजी व्यक्ति और उसके बाद यहाँ बाजार निर्णय लेता है, जबकि यहाँ सरकार निर्णय लेती है। यहाँ बाजार निर्णय लेती है, जबकि यहाँ सरकार निर्णय लेती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ संपत्ति व्यक्तिगत होता है, जबकि यहाँ संपत्ति सरकार के पास होती है। यहाँ संपत्ति व्यक्तिगत होता है, किसी निजी व्यक्ति का, जबकि यहाँ साम्यवादी में संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होता है। उसके साथ यहाँ विकेंद्रीकृत होता है, विकेंद्रीकृत शासन होता है, जबकि यहाँ केंद्रीकृत शासन होता है। तो आई होप कि आप साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर समझ गए होंगे। और यहाँ साम्यवादी, हाँ, अब उसके बाद हम समझेंगे कि ये सोवियत संघ प्रणाली क्या थी। तो सोवियत संघ प्रणाली इस साम्यवादी व्यवस्था की ओर बढ़ा और ये 1917 में यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर साम्यवादी व्यवस्था की ओर बढ़ा। और हमने बताया कि यहाँ क्या रहा, कम्युनिस्ट पार्टी
पार्टी, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार रहा, जबकि 1917 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ उभरी, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी उभरी और यहाँ केंद्र के शासन रहा, क्योंकि हमने बताया अभी बताया साम्यवादी व्यवस्था में क्या केंद्रीकृत शासन होता है, केंद्रीकृत क्या होता है, शासन होता है। और यहाँ यह साम्यवादी में समतामूलक समाज की बात करता है, समतामूलक समाज की बात करता है। यहाँ केंद्रीकृत सत्ता होता है और यहाँ कम्युनिस्ट, और यहाँ लोकप्रिय हुआ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी साम्यवादी पार्टी ये क्या हुए, प्रचलित हुई। अब हम समझेंगे कि ये इसके बावजूद भी, साम्यवादी व्यवस्था के बावजूद भी यूएसएसआर क्यों टूटा। तो यूएसएसआर, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक भौगोलिक तथा धार्मिक कारण थी। यानी कोई पूछेगा सोवियत संघ का विघटन का कारण क्या था, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और धार्मिक कारण था। आइए समझते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण, अब मान लीजिए कोई द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार यानी 1937 से 45 और 1945 से 91 तक अगर कोई भी देश शामिल होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमज़ोर। अर्थव्यवस्था क्या होगा, कमज़ोर होगा। आप खुद ही अपने आप पर लागू कीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एक परिवार है और परिवार है और उसमें क्या है, 4 जन हैं, जिसमें एक फादर है, एक मदर है और एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। आप बताइए इसमें अगर डिसीजन यानी हमने बताया साम्यवादी बताया ये शासन चल रहा है यहाँ। तो यहाँ इसमें फादर क्या है, केंद्र में बैठा है, ये डिसीजन लेता है। डिसीजन कौन ले रहा है, फादर। अब फादर जब यही काम भी कर रहा है और यही क्या कर रहा है, रोजगार में कौन है, फादर ही है। उसके साथ आर्थिक निर्भर फादर पर ही है। तो अब मान लीजिए कि फादर ने डिसीजन लिया किसी लड़ाई में, यानी कोई पड़ोस में लड़ाई हुआ और ये मार कर लिया। फादर अगर मार कर लिया तो अब रोजगार कर रहा है फादर, और आर्थिक स्थिति निर्भर करता है फादर। शिक्षा बच्चे को दे रहा है फादर, स्वास्थ्य पर देख रहा है फादर, बुनियादी खर्चे पर कर रहा है तो फादर, बुनियादी ढांचा घर हो मकान हो बनाना तो फादर बना रहा है, स्वास्थ्य पर काम करना हो तो फादर पैसा कमा रहा है तो फादर कर रहा है, शिक्षा बच्चे को देना है तो फादर दे रहा है, आर्थिक निर्भर फादर पर कर रहा है क्योंकि रोजगार फादर कर रहा है। तो अगर आप डिसीजन फादर ही ले रहा है तो सब एक ही आदमी, ये सारा काम एक ही आदमी कर रहा है। तो अब डिसीजन कौन लिया, बगल में मार हो गया तो फादर उसमें शामिल हो गया। जब शामिल हुआ तो क्या होगा कि यह सारा चीज़ गिरेगा। क्यों, क्योंकि केस होगा और केस होगा
तो इस पर क्या होगा, सारा निर्भर था फादर पर, सारा का सारा ये नीचे गिरेगा, यानी धराशाही होगा। ना ही से रोजगार से काम से हटा, आर्थिक स्थिति गिरा, शिक्षा गिरा, पैसा नहीं रहेगा तो कोई पढ़ाएगा फ्री में, और स्वास्थ्य कोई देखेगा फ्री में नहीं, घर कोई फ्री में बनाएगा नहीं ना, ईंटा खरीदने जाएगा, सीमेंट खरीदने जाएगा तो फ्री में देगा नहीं ना। तो आप सब निर्भर करता है इस पे। तो यही हुआ कि ये क्या होगा, एक कोई व्यक्ति डिसीजन लिया और ये लड़ाई में शामिल हुआ कि बस सारा ये चीज़ गिरा। तो अब जब गिरेगा तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति गिरेगी कि नहीं गिरेगी परिवार में। इसलिए साम्यवादी व्यवस्था का यही कारण है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आप भी फादर बनिएगा और डिसीजन आप खुद पर निर्भर छोड़िएगा, तो क्या होगा कि ये आपका सारा का सारा, अगर किसी चीज़ में युद्ध हो, किसी चीज़ में शादी विवाह में पार्टिसिपेट किए और सारा का सारा बजट उसी पर चला गया, तो आपकी स्थिति, शिक्षा गिरेगी, स्वास्थ्य गिरेगी, बुनियादी ढांचा गिरेगी, रोजगार, आर्थिक निर्भरता सब जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक परिवार में लोकतांत्रिक रूप अपनाइएगा, क्यों? क्योंकि अगर लोकतांत्रिक में सत्ता का हस्तांतरण होगा, यानी शक्ति का हस्तांतरण होगा, फादर थोड़ा मदर को भी शक्ति देगा, थोड़ा ब्रदर को भी देगा, थोड़ा सिस्टर को भी देगा, और सभी आपस में मिलजुल के बैठ के बात करके और कोई चीज़ पर डिसीजन लेंगे, तो ये कभी भी ऐसा स्थिति नहीं होगा कि एक व्यक्ति गिरा तो सारा का सारा परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगा परिवार में, तो अगर एक व्यक्ति का गिरता है तो मदर कमा रही है ना, मदर कमाएगी तो ये संभाल लेगी। अगर यहाँ फादर ही कमाएगा तो क्या होगा, एक फादर गिरा इस सारा का सारा गिर जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक रूप अपनाइएगा अपने परिवार में। डिसीजन अपने पास सारा नहीं रखिएगा, अपनी पत्नी को भी दीजिएगा, अपने बच्चों को भी दीजिएगा, अपना बेटियों को भी दीजिएगा, अपने पास भी कुछ शक्तियाँ रखिएगा। तो ये हुआ लोकतंत्र। यही गलती कौन किया, तो रूस किया, यानी साम्यवाद किया। साम्यवाद में क्या हुआ कि केंद्रीयकृत शासन थी, और केंद्रीयकृत शासन थी जिस कारण से ये क्या हो गया, युद्ध में शामिल हुआ। और जब इतना दिन, यानी इधर 8 साल और इधर जोड़ लीजिए 45 से, यानी 5, और उधर 45 से 46 साल उधर और 8 साल इधर जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है 46, यानी 54 साल का अगर कोई युद्ध में शामिल होता है तो क्या होगा, वह सारा का सारा हथियार पर देगा, हथियार पर ध्यान देगा, सैन्य क्षमता मजबूत करेगा, परमाणु बम बनाएगा। तो क्या होगा, वो बुनियादी ढांचा पर खर्च करेगा, बुनियादी ढांचा पर खर्च करेगा, यानी भवन, सड़क, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का भी खर्च करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति लंबे समय तक युद्ध में शामिल होने का आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। साथ ही उसके बाद क्या होगा, शिक्षा नहीं देगा, स्वास्थ्य जाएगा, लोक कल्याण पर खर्च नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करेगा, शिक्षा पर नहीं करेगा, बुनियादी ढांचा पर नहीं करेगा। तो क्या होगा, लोगों में असंतुष्टि होगी कि नहीं, असंतुष्ट होगा, और असंतुष्ट होगा तो क्या होगा, विरोध होगा ना। और यही कारण था कि रसिया का टूटना ये संभव हो गया। और अब इसके बाद समझेंगे कि आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक समझ लिए हम, उसके बाद समझेंगे सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सामाजिक स्थिति सोवियत संघ पूर्वी यूरोप कई देशों, यानी 15 देशों के मिलकर बना था, और 15 देश मिलकर बना था, जिस कारण से यहाँ भाषा विविधता, साथ ही सांस्कृतिक विविधता, उसके बाद
धार्मिक विविधता, मध्य एशिया में कोई और धर्म सांस्कृतिक रूप से मध्य एशिया में कोई और धर्म संस्कृति, जैसे मध्य एशिया में दक्षिणी एशिया से संस्कृति उसकी प्रभावित थी, और भाषाएं विभिन्न था, जिस कारण से रसिया का टूटना एक रूप से ये निश्चित हो गया। सामाजिक कारण आप देख लिए। हम उसके बाद देखेंगे कि राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या हुआ जिस कारण से सोवियत संघ टूटा? तो राजनीति हमने आपको बताया था कि ये सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था अपनाया था। जब साम्यवादी व्यवस्था अपनाया तो यहाँ केंद्रीकृत शासन किया, केंद्रीकृत शासन को अपनाया, यानी साम्यवादी व्यवस्था। असाम्यवादी व्यवस्था क्या कहती थी? केंद्रीकृत शासन। अब केंद्रीकृत शासन यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी का ये साम्यवादी व्यवस्था में किसी भी साम्यवादी व्यवस्था में विरोधी दल का कोई जगह नहीं होता था। विरोधी दल का कोई जगह नहीं। जैसे विरोधी दल का कोई जगह नहीं। जैसे भारत ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत में अभी क्या है? रूलिंग पार्टी में कौन है? तो बीजेपी। और इसके हर चीज़ पर विरोध कौन करता है? तो कांग्रेस। तो हमारे यहाँ विरोधी दल कौन है? कांग्रेस है। जबकि शासन में कौन है? बीजेपी। तो विरोधी दल यहाँ है, लेकिन यहाँ जब साम्यवादी सोवियत संघ में था तो यहाँ विरोधी दल था ही नहीं, जिस कारण से यहाँ क्या हुआ? विरोधी दल नहीं होने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया। अब विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया तो यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ अयोग्य व्यक्ति आए, सदस्य आए। उसके साथ यहाँ खुलेपन ना अपनाया गया। उसके साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिस कारण से इस पार्टी से लोगों का नागरिकों का या क्या हो गया? असंतुष्ट हुआ। असंतुष्ट हुआ, विश्वास घटने लगा। विश्वास क्या हुआ? घटने लगा इस व्यवस्था से, जिस कारण से विरोध होना ही था। अब विरोध हुआ तो काफ़ी तेज विरोध होना शुरू हो गया। तो जिस कारण से उस टाइम 1991 में महासचिव गोर्बाचेव बने, मिखाइल गोर्बाचेव बने। उस टाइम ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गोर्बाचेव बने, और इन्होंने असंतुष्ट लोगों को, अपने नागरिकों को असंतुष्ट देखा और विरोध देखा, तो उन्होंने लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया और लोगों और नागरिकों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या कि अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के प्रयास में दिया, तो जिस कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य में ही ये विरोध गोरबाचोव का शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ शुरू? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर लोकतांत्रिक स्वरूप अगर हम जनता को दे रहे हैं तो उनको लगा कि मेरी शक्तियाँ, विशेषाधिकार कम हो रही है, जिस कारण से मिखाइल गोरबाचोव का तख्ता पलट हो गया। तख्ता क्या हो गया? पलट हो गया। अब तख्ता पलट हो गया तो जनता का जो स्वतंत्रता की उन्हें लत लग गई थी वो और भयानक हो गई, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी आती तो क्या जनता की शक्तियाँ छिन जाती, जिस कारण से और विरोध हो गया। और इसी बीच गोरबाचोव का साथ दे रहा था येल्तसेन, और येल्तसेन ने
येल्तसिन को आम चुनाव के माध्यम से सरकार में लाता है और नागरिक क्या करती है, आम चुनाव के माध्यम से येल्तसिन को क्या करती है, बनाती है, सुप्रीम महासचिव बनाती है। उसके साथ अब येल्तसिन ने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। उसके बाद केंद्रीकृत शासन समाप्त कर दिया। केंद्रीकृत शासन समाप्त कर दिया और इसी ने इसके शासनकाल में मॉस्को से गणराज्य की ओर बढ़ा, यानी कई देश टूटे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक, रूस और मध्य एशिया देश टूटे, यानी रूस, बाल्टिक देश, बेलारूस और यूक्रेन और मध्य एशिया देश क्या हो गए, टूट गए। अब समझेंगे हम भौगोलिक स्थिति। आप समझेंगे कि भौगोलिक स्थिति क्या कारण था जिस वजह से सोवियत संघ का विघटन संभव हो पाया। तो भौगोलिक कारण था इसकी क्षेत्र यानी रूस प्लस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, अब मध्य एशिया यह भौगोलिक रूप से एशिया में आता है और यह एशिया रूस के नीचे वाली क्षेत्र थी जो एशिया प्रांत से सटी थी और एशिया की सांस्कृतिक, धार्मिक और के रूप से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से ये मध्य एशिया एक भौगोलिक कारण बना टूटने का। उसके साथ यूरोप पूर्वी यूरोप जो यूरोप के सांस्कृतिक रूप से क्या थे, जुड़े थे, जिस कारण से इसका भी टूटना एक रूप से संभव हुआ। और धार्मिक कारण भी ये मध्य एशिया, और इसका धार्मिक कारण क्या, मध्य एशिया के लोग धार्मिक रूप से यूरोप से अलग थे, जिस कारण से क्या हुआ, ये टूटा। अब समझेंगे कि क्या परिणाम, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। सोवियत संघ के टूटने का क्या परिणाम हुआ, तो 3 कारण हुए। 3 कारण कौन कौन से, पहला तो साम्यवाद, समाजवादी व्यवस्था का प्रचलन धीमा हुआ, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था लोकप्रिय हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। उसके साथ समाजवादी व्यवस्था क्या हो गया कि नीचे गई, और क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था यानी यूएसए, अमेरिका एक ध्रुवीय यानी महाशक्ति बनकर पूरे विश्व पर उभरा, जिस कारण से पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका ने अपनाया था। इसी कारण पूंजीवादी व्यवस्था लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पूरे विश्व में हुआ। और दूसरा कारण क्या हुआ कि
यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका एक ध्रुवीय बन के रह गया। एक ध्रुवीय बन के रह गया, यानी महाशक्ति, अकेला महाशक्ति बन के रह गया। अकेला महाशक्ति बन कर रह गया। तीसरा क्या हुआ कि नए देश बने जो 15 राष्ट्र में, जो कौन कौन थे हमने बता चुके हैं। बेलारूस, यूक्रेन, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, पूर्वी और बाल्टिक देश, ये सब टूटे। और इनकी अपनी अपनी क्या थी, इच्छाएं थी, अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी अपनी ये इच्छा थी। और उसके साथ क्या हुआ, ये सारे मिलकर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से संगठन समूह में शामिल हुए। जैसे यूक्रेन, जैसे पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश, नाटो, यूएनओ, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जबकि मध्य एशिया के देश यूएसए, चीन और रूस के साथ संबंध रखा। क्या हुआ, यूएसए और चीन, रूस के साथ क्या रखा, संबंध रखा। अब देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन से आप देखेंगे संघ का शॉक थेरेपी। अब समझेंगे कि सोवियत संघ का शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी ये क्या, अब हम समझेंगे। जैसे सोवियत संघ में साम्यवादी, यानी 1991 में साम्यवादी व्यवस्था का अंत होने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। अर्थव्यवस्था नीचे गिर चुकी थी। अब इसको सुधारने के लिए इसने क्या किया, जैसे अमेरिका ने यूएसए लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया था। उसी तरह अब सोवियत संघ रूस ये सब भी लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया। और इन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया,
संसाधन को निजी स्वामित्व में बेचा। और इन्होंने अब जो कंपनी प्रॉफिट में भी थी और जो नुकसान में थी उनको औने पौने दामों पर निजी स्वामित्व में दे दिया। अब निजी स्वामित्व में दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि एक तो ये निजी स्वामित्व के कारण से निजी स्वामित्व को दे दिया, और दूसरा क्या हुआ कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी वर्ल्ड बैंक से सहायता लिया था अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये औने पौने दामों पर निजी संसाधन को निजी स्वामित्व में बेच दिया, जिस कारण से अर्थव्यवस्था और ख़राब हो गई और ख़राब हो गई। जनता सोच रहे थे कि हम लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ठीक होगी, सरकार हमारे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी। लेकिन हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था और नीचे चली गई, जिस कारण से लोगों का प्रदर्शन और तेज हो गया। और क्या हो गया, तेज हो गया। तो और तेज होने के कारण इसके आंतरिक समस्या उत्पन्न हो गया। अब हम इससे पहले आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी यानी संपूर्ण रूप से क्या हो जाना, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना, यही कहलाता है शॉक थेरेपी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से समझा देते हैं शॉक थेरेपी क्या होता है। यानी संपूर्ण रूप से आप पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लें तो ये क्या कहलाएगा, शॉक थेरेपी। और हमने आपको बताया शॉक थेरेपी सोवियत संघ का शॉक थेरेपी में क्या था कि USSR जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और रूस, ये सब क्या हुआ कि लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाए। लेकिन हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। कैसे, तो हमने आपको बताया कि उसकी जो संसाधन थी वो निजी स्वामित्व को बेचा औने पौने दामों पर। लेकिन हुआ क्या, यहाँ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था, जिस कारण से ये क्या अर्थव्यवस्था सुधारने के, लेकिन औने पौने दामों पर अपनी संसाधनों को बेच दिया निजी स्वामित्व में, जिस कारण से जो प्रॉफिट में भी थी उसको भी निजी स्वामित्व में औने पौने दामों पर बेच दिया। जिस कारण से क्या हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था और गिर गई, जिस वजह से लोगों के मन में और असंतुष्ट व्यक्त हुआ और उन्होंने क्या किया, विरोध किया। और आंतरिक विरोध इसके ये देशों के अंदर क्या हुआ, पनपने लगा। अब हुआ क्या, अब इसके अंदर आंतरिक संघर्ष और तनाव बढ़ते गए। अब तनाव बढ़ते गया तो जिस कारण से क्या हुआ, रूस में चेचन्या और दागिस्तान में क्या हुआ, आंतरिक विद्रोह और संघर्ष होने लगा। जिस कारण से यहाँ रूस ने इस पर गैर मानवतावादी ढंग से इसको नियंत्रण किया। वहीं चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ कि दो राष्ट्र में आंतरिक संघर्ष और विद्रोह के कारण दो राष्ट्र में बंट गए। पहला चेक था, दूसरा स्लोवाकिया में बंट गया। तीसरा क्या हुआ,
यूगोस्लाविया, तीसरा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया 4 भागों में बट गया। एक बोर्नियो, बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरा स्लोवेनिया, चौथा क्रोएशिया में बट गया। अब हमने देखा कि आंतरिक संघर्ष अब इसी तरह सेम है। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर अपने परिवार में नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये राष्ट्र में क्या हुआ, विखंडन शुरू हो गए, उसी तरह आपके भी परिवार में क्या होगा, विभाजन शुरू हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आज भारत में संयुक्त परिवार क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि वहाँ निर्णय की प्रक्रिया एक व्यक्ति के हाथ में रह जाता है, जबकि वो क्या करता है, लोकतांत्रिक रूप से नहीं शक्ति का विभाजन करता है फैमिली के अदर क्या मेंबर से। अगर वो एक ही शक्ति आप रखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि भविष्य में आपका विभाजन, संयुक्त परिवार का विभाजन तय है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि क्या करना है, लोकतांत्रिक रूप से क्या करते हैं, शक्ति का विभाजन करना है। उसके बाद सभी नीति कार्यों में सभी सदस्यों का भाग लेकर सहमति से काम करना है, तब ये संयुक्त परिवार एक लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो देखा आपने रूस का यानी सोवियत संघ का, उस टाइम सोवियत संघ था, तो कैसे सोवियत संघ 15 राष्ट्र में विभाजित हो जाता है। तो उसी तरह आपका भी विभाजन हो सकता है अगर आप समय रहते सतर्क नहीं रहते हैं। तो आप समझेंगे कि सोवियत संघ या ध्रुवीय सोवियत संघ सोवियत संघ तथा भारत का संबंध, भारत और सोवियत संघ के बीच, पहले तो सोवियत संघ था, अभी रूस है, तो भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसा है। तो अब यह हमें समय समय पर हमारे और उसके नीति क्या है, हमारी और उसकी नीति क्या है कि सुरक्षा एक दूसरे का और वैश्विक सुरक्षा, साथ ही बहुध्रुवीयता, उसके साथ क्या था, सुरक्षा, बहुध्रुवीयता, उसके बाद क्षत्रियता का सम्मान, सुरक्षा, बहुध्रुवीयता, क्षत्रियता का क्या है, सम्मान। उसके बाद स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति क्या था, सुरक्षा, बहुध्रुवीयता, यानी बहुध्रुवीयता हमने समझा दिया कि बहुत शक्तियों का मौजूद रहना, उसके साथ क्षत्रियता यानी अपनी क्षेत्र की सुरक्षा करना स्वयं, उसके साथ स्वतंत्र विदेश नीति, उसके बाद युद्ध के समय आपसी सहमति या बैठकर सुलझाना, ये सब नीति भारत और सोवियत संघ अपनाता है, साथ ही और मानता है।
उसके साथ 1971 में क्या किया, भारत को सहायता किया। भारत को सहायता कौन किया, यूएसएसआर सहयोग किया था। उसके साथ हमको स्पेस में बढ़ावा देने के लिए क्रायोजेनिक इंजन प्रदान किया था। उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ये हमें समय समय सहयोग किया। और हमने भी अभी जब आर्थिक स्थिति यानी रसिया क्या युद्ध में शामिल है, तो युद्ध में शामिल है तो क्या हुआ, क्या है कि उसकी आर्थिक कमज़ोर हो गई थी, जिस कारण से हमने वहाँ का तेल खरीद कर क्या किया, हम उसको मदद किया। अगर 1971 में उसने हमारा मदद किया तो हम उसका मदद अभी वर्तमान में किए हैं। तो आई होप कि आज का क्लास पॉलिटी चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा से इस अध्याय के बारे में वीडियो बनाकर हम समझा देंगे, या कोई विशेष टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम समझा देंगे। आप कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।